मीठे फल की पांचवी कहानी महासंग्राम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सुनील कुमार तिवारी। आज से हजारों वर्ष पूर्व समुद्र के समीप दो वंशों का राज था। एक सूर्यवंश जो सूर्य देवता को पूजते थे, एक चंद्रवंश जो चंद्रदेव की पूजा करते थे। उस वक्त सूर्यवंश के महाराजा का किला समुद्र के अंदर विद्यमान था। इस वंश के राजा चाणक्य अपने वंश के प्रगति के लिए तत्पर रहते थे। चंद्रवंश के राजा मांडवी अपने वंश के प्रगति के लिए एक दूसरे से होड़ मची रहती है। राजा मांडवी एक दिन अनोखा तरकीब खोजते हैं। वे अपनी बेटी चंद्रा को बुलाते हैं। तब तक सेनापति वीरभद्र राजन राजन कह के चिल्लाते हैं। उसकी आवाज सुन राजन मांडवी, सेनापति वीरभद्र, इतने घबराए हुए हो, आखिर क्या बात है? वीरभद्र, राजन मंत्री, आर्य को सूर्यवंश ने के सैनिकों ने बंदी बना लिया है। मांडवी, क्यों बंदी बना लिया? वीरभद्र, अब वहां जाने पर ही मालूम होगा। मांडवी, सेना तैयार करो, तत्क्षण हमें चलना होगा। वीरभद्र, जी महाराज। तत्पश्चात एक बड़ी सेना ले सूर्यवंश के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। उन्हें देख सूर्यवंश के राजन उज्ज्वल, मांडवी, इतनी बड़ी सेना लेकर आने का क्या प्रयोजन है? मांडवी, ताकि सूर्य देश के लोगों को सबक सिखाया जा सके। उज्ज्वल, हम भी यही चाहते हैं। जरा देखो तुम, चंद्र देश के वंशों में कितनी कर्मी है। मांडवी, देखने के लिए आंखें होनी चाहिए जो तुम लोगों के साथ नहीं दे रही है। बेहतर होगा कि मंत्री आर्य को हमें सौंप दो। उज्ज्वल, घबराइए नहीं, हम देख भी रहे हैं और दिखा भी रहा हूं। सेनापति खड़क, मंत्री आर्य को इन्हें ससम्मान सौंप दो। खड़क, जी महाराज। सेनापति खटक मंत्री आर्य को उन्हें सौंप देते हैं। राजन मांडवी मंत्री को देखते ही, मांडवी, आर्य, तुम ठीक तो हो? आर्य, हाँ महाराज, मैं ठीक हूँ। मांडवी, इस तरह से कैद करना सूर्यदेश के महाराज को शोभा नहीं देता। उज्ज्वल, इस तरह से सोचना चंदेश के महाराज को शोभा नहीं देता। मांडवी, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर इस तरह से कैद करने का क्या प्रयोजन है? उज्ज्वल, बिना इजाजत के सूर्यदेश में कदम रखना अपराध है। यही अपराध इसने किया। मांडवी, आर्य, क्या मैं क्या सुन रहा हूँ? आर्य, गलती से मेरा घोड़ा इनके मुल्क में चला गया। जब घोड़ा को लेने के लिए इनके मुल्क में गए तो इनके सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया। यही मुझसे भूल हुआ। चाहे इसे अपराध समझो या मेरी भूल समझो। मांडवी, उज्ज्वल, मुझे लगता है मंत्री ने कोई अपराध नहीं किया। उज्ज्वल, योग व्यक्ति के लिए छोटी सी भूल भी अपराध है, जहां तक मैं समझता हूँ। इतना कहते हुए महाराज उज्ज्वल चले जाते हैं। तत्पश्चात राजन मांडवी अपने मुल्क चंद्रदेश लौट जाते हैं। उन्हें देख रानी भैरवी, राजन, बड़े मायूस हो, सब कुछ ठीक तो है? मांडवी, हाँ रानी, सब कुछ ठीक है। बेटी चंद्रा नहीं दिखाई दे रही है। भैरवी, मंदिर गई है, अभी आती ही होगी। लो, आ भी गई। मांडवी, चंद्रा बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। चंद्रा, जी पिताजी कहिए। मांडवी, राजकुमार सुर समुद्री जंगलों के समीप आखेट खेलने के लिए आता है। सूर्यदेश का निवास स्थान समुद्र के अंदर है। बाहर से तैनाती बहुत सख्त है। किसी तरह राजकुमार को अपने चंगुल में फंसा वो गुप्त रास्ता पता करना है कि ये लोग किस रास्ते से अंदर जाते हैं और कैसे बाहर आते हैं। चंद्रा, पिताजी, जल्दी ही हम पता कर लेंगे। तब तक रानी भैरवी, बेटी, जहां तक मैं समझती हूँ एक आध तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। चंद्रा, माँ मुझ पर विश्वास करो, चुनौतीपूर्ण कार्य भी मुझे अच्छा लगता है। अब तो कल की सुबह की इंतजारी है। सुबह होते ही राजकुमार चंद्रा घोड़ों पर सवार हो अकेले ही समुद्री जंगलों से निकल पड़ती है और घूमते घूमते झील के पास पहुंच सुंदर घाट का आनंद लेने लगती है। तब तक थोड़ी ही देर में प्यास से व्याकुल सूर्यदेश के राजकुमार सूर्या भी उसी झील के पास पहुंच जाता है। जंगल में अकेले देख राजकुमार सूर्या, इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? चंद्रा, यही मैं भी पूछ सकती हूँ, यहाँ अकेले आप क्या कर रहे हैं? सूर्या, इन जंगलों से मुझे प्रेम है जो हमें जीना सिखाती है।
चंद्रा, मुझे इन ऊंची लहरों से प्रेम है। जीवन की हर कठिनाई को जूझते हुए इन्हीं लहरों की तरह आगे बढ़ना है, जो आगे चलकर शांत हो जाती है। सूर्या, क्यों? इन ऊंची लहरों से डर नहीं लगता? चंद्रा, जी नहीं, आपको मालूम हो, डरते वही हैं जो जीना नहीं जानते। इतना कह चंदा जानबूझकर झरनों के बहते हुए पानी में गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। ये देख राजकुमार सूर्या झरने में कूद किसी तरह राजकुमारी को बचाता है। तत्पश्चात राजकुमार डांटने लगता है, सूर्या, ये जानते हैं कि तैरना नहीं आता तो इन लहरों से इतना प्रेम जायज नहीं है, कहीं कुछ हो जाता तो? चंद्रा, जब हम कुछ होने देते तो होता, साथ भी ऐसा मिला जो कुछ भी नहीं होने देगा। सूर्या, बस बस, बहुत हो गया। चंद्रा, क्या बहुत हो गया? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सूर्या, वक्त भी यही कह रहा है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, देखा जाएगा। वैसे आप है कौन? चंद्रा, मैं चंदेश की राजकुमारी चंद्रा हूँ। और आप? सूर्या, मैं सुरदेश का राजकुमार सूर्या हूँ। चंद्रा, राजकुमार, मैंने सुना है कि सुरदेश समुद्र के अंदर बसा हुआ है, समुद्र के बाहर कड़ी तैनाती रहती है, जहाँ कोई जा नहीं सकता। सूर्या, चंद्रा, ठीक ही सुना है। गुप्त रास्ता हम सूर्यदेशवासियों को अलावा को ही मालूम है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चंद्र देश जमीन के अंदर बसा हुआ है। चंद्रा, हाँ राजकुमार, ठीक ही सुना है। इतना का चंद्रा घोड़े पर सवार हो वहां से चल देती है और थोड़ी ही देर में गुप्त रास्ते द्वारा जमीन के अंदर बसे हुए चंद देश में पहुंच जाती है। तत्पश्चात अपने पिता महाराज मांडू के पास पहुंचती है। राजकुमार को देखते ही महाराज मांडू, बेटी, समय का ध्यान देना, इतनी देर न होने पाए। चंद्रा, जी पिताजी, ध्यान रहेगा। मांडू, क्या हुआ, राजकुमार से भेंट हुआ था? चंद्रा, हाँ पिताजी, वो आया था, अब जल्द ही सूरदेश के गुप्त रास्ते का पता कर ही लेंगे। तब तक रानी भैरवी, बेटी, जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। चंद्रा, माँ मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि समझदारी ही हमारा प्रिय साथी है। मांडवी, ऐसी सोच ही लक्ष्य के नजदीक ले जाती है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। चंद्रा, ये तो पूरे चंदेश का मकसद है, इसलिए मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। मांडवी, मैं खुशनसीब हूँ, मुझे चंद्रा जैसी बहादुर बेटी मिले। अब जाओ विश्राम करो, सफर बहुत लंबा है। चंद्रा, जी पिताजी, वैसे साहस हो तो सफर भी सहारा बन जाता है। राजकुमार, इतना कह राजकुमारी खाना खा अपने कमरे में विश्राम करती है। सुबह होते ही राजकुमारी चंद्रा ज्यों ही अपने घोड़े पर सवार होती है, उसे देख उसकी माँ भैरवी, बेटी, इतनी सुबह ही? चंद्रा, हाँ माँ, कार्य ही ऐसा है। इतना का अकेले ही चल देती है और थोड़ी ही देर में राजकुमारी चंद्रा सुर देश के घेरे को पार कर जाती है। ये देख समुद्र के किनारे चौकसी कर रहे सेनापति खड़क की निगाह उस पर पड़ते ही, खड़क, कौन है जो सूरदेश के घेरे को पार कर मौत की तरफ बढ़ रहा है? सैनिकों, इसे बंदी बना दो। सैनिक जो ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, राजकुमारी चंदा के तलवार के सामने कोई टिकता नहीं। तब के सब भाग खड़े होते हैं। उसकी कला कौशल को देख राजकुमार सूर्य दूर से उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। तब तक सेनापति खड़क उसमें युद्ध के लिए आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को मात देने लगते हैं। तब तक राजकुमार उनके समीप पहुंच सूर्या, बंद करो युद्ध, कौन हो तू जो मरने के लिए यहाँ आया है? चंद्रा, मौत की तरफ दौड़ लगाने वाले आखिर कौन हो सकती है, खुद ही पहचानो। सूर्या, ये तो राजकुमारी चंद्रा की आवाज है। मन में सोचते हैं राजकुमार सूर्या आगे बढ़ उसके मुंह से काली पट्टी हटाता है और राजकुमारी को देखते ही दंग रह जाता है। सूर्या, अरे चंद्रा, तुम यहाँ पर? चंद्रा, हाँ राजकुमार, मैंने सोचा तुमसे मिल लिया जाए, सो चली आई। सूर्या, चलो अच्छा हुआ, लेकिन इस तरह प्रवेश करना ऐसी सोच में न जाने कौन सा सोच बैठा हुआ है। तब तक सेनापति खड़क, राजकुमार, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बिना इजाजत के सुर देश में कदम रखना अपराध है। सूर्या, सेनापति खड़क, अच्छाई के इतिहास हमें मत बताइए, मुझे भी मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा। रही बात इजाजत की, तो इनके लिए इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह राजकुमार चंद्रा के साथ घोड़े पर सवार हो समुद्री खंडरों के पास चले जाते हैं। सूर्या, चंद्रा,
तलवार चलाने में अत्यंत निपुण हो, वाकई साहसी हो। चंद्रा, राजकुमार, बहादुर लोग अपनी तारीफ नहीं सुनते और न ही कहते ही हैं, क्योंकि तारीफ हमेशा उनके साथ चलती है, इसलिए कुछ और बातें करते हैं। मैंने सोचा कि राजकुमार मुझे अपने महल ले चलेगा। सूर्या, तुम चंद्र देश की हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने देश में नहीं ले जा सकता। चंद्रा, राजकुमार, आप कहते तो मैं तुम्हें चंद्रेश लेकर चल सकती हूँ। चंद्रा, शायद मुझे इतनी साहस नहीं। चंद्रा, साहस वो नाव है जो हमें जीवन की ऊंची नीची लहरों से पार कराती है। अगर इसका साथ छूटा तो जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतना कह राजकुमारी चंद्रा अपने घोड़े पर सवार हो ज्यों ही चलने को होती है। चंद्रा, मैं आशा करता हूँ आप भी साहस भरी जिंदगी जिएंगे। सूर्या, चंदा रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने देश अवश्य ले चलूंगा। कल के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है और इस दिन हम देशवासियों का मानना है कि सूर्यदेव अपना स्थान छोड़ थोड़े समय के लिए सूर्य देश के में आविर्भाव होता है। उस वक्त सब के सब देशवासी सूर्य चक्र के सामने मौजूद होते हैं और उस चक्र से निकलते हुए रोशनी से सूर्य देश प्रकाशमय हो जाता है और कुरान ही ले जाए जिससे किसी को शक न हो। चंद्रा, मुझे भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना कर राजकुमारी अपने चंद देश को चल देती है और थोड़ी ही देर में पहुंच जाती है। उस वक्त महाराज मांडवी अपनी सभा में उपस्थित थे। उसी क्षण राजकुमारी भी सभा में पहुंच जाती है। बेटी को देख महाराज मांडवी, बेटी, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में, ये प्रसन्नता मुझसे कुछ कहना चाहती है। चंद्रा, हाँ पिताजी, कल का दिन हमारे लिए अत्यंत खुशी का दिन है। उस दिन हमें सूर्य देश के गुप्त रास्ते का पता चल जाएगा। मांडवी, वाह बेटी, सुबह हमारे चंद देश में नया सवेरा ले आएगा। तब तक सेनापति वीरभद्र वो सुबह चंद देश को विजय का उपहार देना चाहती है। तब तक मंत्री आर्य, विजय हमें पुकार रही है, अपनी जीत का फतेह हम खुद लहराएंगे। खुशी की लहर में समय का पता ही नहीं चलता। आखिरकार सुबह हो जाती है। तत्पश्चात चंद्रा अपने घोड़े पर सवार हो ज्यों ही चलने को होती है। मांडवी, बेटी, अपना ख्याल रखना। चंद्रा, जी पिताजी। इतना कर चल देती है और थोड़ी ही देर में समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। चंद्रा, एक भी सैनिक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मन ही मन में तभी अचानक सूर्य ग्रहण लगता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। उसी दौरान राजकुमार सूर्या गुप्त रास्ते से बाहर आता है और राजकुमारी को देखते ही सूर्या, चंद्रा, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। तत्पश्चात राजकुमार चंद्रा को साथ ले समुद्र के पास जाता है। उस वक्त समुद्र के समीप अत्यंत विशाल वृक्ष जिसे ओक कहते हैं, उसके वृक्ष के समीप पहुंच सभी हरे पत्तों के बीच में उपस्थित लाल पत्ते की तरफ देखते ही उसमें दिव्य प्रकाश निकलता है। उस प्रकाश को देख राजकुमारी चंद्रा, राजकुमारी, राजकुमार, एक ऐसा दिव्य वृक्ष है, सभी हरे पत्तों के बीच में उपस्थित लाल पत्ते, ये दिव्य प्रकाश निकल रहा है। सूर्या, ये ओक वृक्ष है, इसे देवताओं ने लगाया था। इसी दिव्य प्रकाश के सहारे गुप्त रास्ते का द्वार दिखाई पड़ता है। ओ, दिखाई भी दे रहा है। राजकुमार चंद्रा को साथ ले उस प्रकाश के समीप जाता है। दिव्य किरणें इन पर पड़ते ही एक अनोखी किरण समुद्र के समीप जा द्वार को खोल देता है। तत्पश्चात राजकुमार चंद्रा के साथ गुप्त द्वार में प्रवेश करता है। अब प्रवेश करने के बाद द्वार बंद हो जाता है। राजकुमार चक्रनुमा सूर्य द्वार के समीप जा उस चक्र को घुमा देता है। तत्पश्चात अपने देश में पहुंच जाते हैं। चंद्रा समुद्र के अंदर बसे इस देश को देख आश्चर्यचकित हो जाती है। चंद्रा, वाह, अद्भुत नमूना, वाकई बनाने वाले भी कितने बेमिसाल हैं, जो आज भी आश्चर्य कला के साथ जीवित है। राजकुमार, कोई दिखावा नहीं दे रहा है, सब के सब कहाँ गए? सूर्या, थोड़े समय के लिए जो सूर्यग्रहण लगा है वो इसलिए कि इस वक्त सूर्य देव की छाया इस देश में उपस्थित है। इस वक्त उनकी छाया सूर्य चक्र में व्याप्त है, जिससे सूर्य देश में अनोखी प्रकाश व्याप्त है। उसी सूर्य चक्र के पास सभी देशवासी प्रार्थना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसी दौरान राजकुमार सूर्या की माँ सुभद्रा पूजा में अपने बेटे को न देख, सुभद्रा, राजन, थोड़ी देर में आ रहे हो। उज्जवल,
रानी सुभद्रा, प्रार्थना के वक्त जाना ठीक नहीं है। सुभद्रा, सूर्या बेटा को बुलाने जा रही हूँ, उसका भी रहना अनिवार्य है। इतना कह रानी वहां से चल देती है और खोजते खोजते आखिर सूर्या दिखाई पड़ जाता है। उसके पास पहुंच सुभद्रा, सूर्या बेटा, तुझे इस वक्त प्रार्थना में होना चाहिए। उसी क्षण रानी का निगाह पड़ते ही, राजकुमारी पर पड़ते ही सुभद्रा, इसके हाथ में चंद्र का निशान, ये अपने देश की तो हो ही नहीं सकती, आखिर कौन है? सूर्या, माँ, चंदेश की राजकुमारी चंद्रा है। सुभद्रा, ऐसी अपराध करने की क्या जरूरत थी, क्यों ले आया यहाँ पर? सूर्या, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है और न ही बेगाना। सुभद्रा, मैं भी बेगाना नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हो, एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे। सूर्या, मैं मानता हूँ माँ, मुझसे भूल हुआ है, पर इतना भी नहीं कि माफी न मिले। सुभद्रा, मेरे माफ करने से क्या फर्क पड़ता है? जिस दिन तुम्हारे प्रेम के बारे में मालूम होगा, सारे सुर देशवासी तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। सूर्या, माँ, इन चरणों का आशीर्वाद ही मेरे प्रेम की ताकत है। जब तक आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा, जीत मेरी ही होगी। सुभद्रा, जब तुम्हें अपने प्रेम पर इतना नाज है, तो अवश्य मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिलहाल चंद्रा को गुप्त स्थान पर छोड़ प्रार्थना के लिए सूर्य चक्र के पास जल्दी ही उपस्थित हो। सूर्या, जी माँ। इतना कर चंद्रा को गुप्त स्थान पर सुरक्षित छोड़ता है। सूर्या, चंद्रा, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो और ध्यान रहे, जब तक मैं न आऊँ यहीं रहना। चंद्रा, अपनी सुरक्षा का दायित्व किसी अन्य पर नहीं सौंपते, फिलहाल जैसी तुम्हारी इच्छा। तत्पश्चात राजकुमार सूर्य चक्र के समीप जाता है। सूर्य चक्र से निकलते हुए तेज पूरे सूर्यदेश को प्रकाशमयी कर देता है और थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे प्रकाश कम होने लगता है। ये देख रानी सुभद्रा अपने बेटे के पास जाती है। सुभद्रा, बेटा, अभी वक्त है, जल्दी जाओ, चंद्रा को उसके देश छोड़ दो। सूर्या, जी माँ। तत्पश्चात राजकुमार सबके नजरों से ओझल हो चंद्रा के पास जाता है। उसे साथ ले गुप्त रास्ते से निकल सूर्यदेश को सीमा को पार कर तय करते ही तभी राजकुमारी चंद्रा, राजकुमार, अब तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। जब तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें अपने चंद देश जरूर ले चलूंगी। और एक बात और, जिस तरह तुम्हारे देश में सूर्यग्रहण के दौरान सूर्यदेव का उद्गम होता है, सूर्यचक्र में होता है, ठीक उसी तरह हमारे देश में चंद्र ग्रहण लगता है। उस वक्त अजीब रोशनी चंद्रचक्र से निकलता है। इतना कह राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार हो गुप्त रास्ते से चंद्रदेश में प्रवेश करती है। उस वक्त चंद्र देशवासी चंद्रचक्र के सामने प्रार्थना के लिए उपस्थित हुए थे और चंद्र ग्रहण लगने ही वाला था। चंद्रदेव का आविर्भाव चंद्रचक्र में होने ही वाला था। तब तक राजकुमारी चंद्रा भी प्रार्थना के लिए उपस्थित हो जाती है और थोड़ी ही देर में चंद्र ग्रहण समाप्त होता है। बेटी को देखते हुए राजा मांडव, बेटी, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बता रही है, गुप्त रास्ते का पता लग चुका है। चंद्रा, हाँ पिताजी, कामयाबी हमारा भी इंतजार कर रहा था, जो हमें मिल गया। मांडव, सेनापति वीरभद्र, रात होते ही अपने सैनिकों के साथ जा और शुद्ध चक्र को किसी तरह अपने अधिकार में करिए। वो चक्र मेरे कब्जे में आते ही उनकी सत्ता निष्क्रिय हो जाएगी। वीरभद्र, राजन, सूर्य चक्र हमारा इंतजार कर रहा है, जल्द ही उस चक्र पर हमारा अधिकार होगा। मांडवी, सेनापति, हम एक बड़ी सेना ले सूर्य देश के बाहर रहेंगे। अगर कोई असुविधा हो तो चंद्रचक्र के माध्यम से हम उन्हें सूचना देंगे। वीरभद्र, जी राजन। मांडवी, बेटी, गुप्त रास्ते का पर्दाफाश करिए। चंद्रा, ध्यान रहे, समुद्र के किनारे जो विशाल ओक वृक्ष के सभी हरे पत्तों के बीच एक लाल पत्ता है, उसे थोड़ी देर देखने पर उसमें से जो अजीब रोशनी निकल गुप्त द्वार को खोल देता है। उसमें प्रवेश करने के बाद सूर्यद्वार को बाईं ओर घुमाने पर द्वार खुल जाता है। तत्पश्चात आप सब सूर्यदेश में पहुंच जाएंगे। तभी सेनापति वीरभद्र, शाम हमारी जीत की खुशी लेकर आ रही है, हमें तैयार रहना चाहिए। चंद्रा, पिताजी, न जाने मुझे क्यों भय लग रहा है। मांडवी, भय को दिल से सदा के लिए निकाल फेंको, ये हमें कमजोर बनाता है, जो हमें पसंद नहीं। तब तक मंत्री आ रहे हो। राजन, इस युद्ध का परिणाम अत्यंत बुरा हो सकता है। संसार में स्त्री और पुरुष की जातियां ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा महासंग्राम होगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मांडवी, मैं यही चाहता हूँ, इस महासंग्राम में सूर्यदेश के तबाह होते हुए देखना चाहता हूँ। आरवी,
राजन, चंद देश भी तो तबाह होता हुआ देखेंगे। पांडु, मैं आखिरी सांसें तक चंद देश की रक्षा करूंगा। अब रात होना ही वाली है। सेनापति अपना कार्य आरंभ कर दो। वीरभद्र, जी राजन। तत्पश्चात सेनापति रातों रात सेना तैयार कर राजकुमारी चंद्रा के साथ सुर देश के लिए निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर रुक राजकुमारी चंद्रा। सेनापति, वो दूर जिस वृक्ष का तना सुनहरा है वही विशाल ओक वृक्ष है। इस वक्त सैनिकों की तादाद भी कम है। जाओ, तुम सब अपने लक्ष्य के समीप हो, विजय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कह राजकुमारी चंदेश की तरफ लौट आती है। उधर सेनापति सेना की टुकड़ी ले जो एक ओक वृक्ष के नजदीक पहुंचता है। आखिरकार तैनात सैनिकों से युद्ध हो जाता है। अंत युद्ध में सेनापति वीरभद्र की टाली विजय होता है और उसी अभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। उधर एक बड़ी सेना ले राजन मांडवी सुर देश जाने के लिए तैयार होते हैं। तब तक रानी भैरवी, राजन, इतनी बड़ी सेना के साथ? मांडवी, रानी भैरवी, आने वाले समय में सुर देश पर मेरा अधिकार होगा। अब अपनी विजय के लिए वहीं जा रहा हूँ। भैरवी, ये ठीक नहीं होगा, इसका परिणाम अत्यंत बुरा होगा। मैं अपनी आंखों से होने वाला उस महासंग्राम को देख रही हूँ। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, दोनों देश उजड़ जाएंगे। अन्य ग्रहों के भांति पृथ्वी से भी पुरुष और स्त्री की सत्ता समाप्त हो जाएगी। मांडवी, चंद्र चक्र हमारे देश की रक्षा करेगी। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना का एक बड़ी सेना ले सुरदेश के लिए रवाना होते हैं। थोड़ी ही देर में समुद्र के पास पहुंच राजा मांडवी अपने सेनापति वीरभद्र का इंतजार करते हैं। तब तक राजकुमारी चंद्रा भी पहुंच जाती है। चंद्रा, पिताजी, जिस युद्ध का परिणाम बुरा हो उससे दूर रहना ही अच्छा है। मांडवी, जो युद्ध अपनी शान है उसके लिए जान दे देना अच्छा है। चंद्रा, पिताजी, इस युद्ध का कारण मैं हूँ, चाहे परिणाम अच्छा हो या बुरा, लेकिन मुझे मृत ही समझना। मांडवी, यहाँ तो सभी मौत को मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। सेनापति वीरभद्र सैनिकों सहित पकड़ लिए जाते हैं। तत्पश्चात सुरदेश के महाराजा उज्ज्वल, ये तलवार भी बरसों से खून की प्यासी है, म्यान से निकलने के लिए बेताब है, इसलिए मरने से पहले सेनापति वीरभद्र, ये बताओ, गुप्त रास्ता के बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तब तक सुर देश के सेनापति खडक, महाराज, शायद कुछ बताने से पहले ही मरना चाहता है। तब तक राजकुमार सूर्या, इस संदूक में क्या छिपा रखा है? उसी दौरान चंद्रसेन के सेनापति वीरभद्र, इसमें तो हमारे चंदेश की अमानत सूर्यचक्र है। इतना कहते हुए सेनापति वीरभद्र को सैनिक टोली एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। उसी दौरान सेनापति सूर्यचक्र को लेकर भाग जाता है। भागते हुए देख राजन उज्ज्वल, भाग सेनापति, कितना भागेगा, मौत तेरे पीछे पीछे आ रही है। सेनापति खडक, तत्क्षण सेना तैयार करो, आज महासंग्राम होकर रहेगा। खडक, जी राजन। सेनापति अपने सेना सुसज्जित करते हैं। तभी राजन मंत्री रुद्र से, उज्जवल, मंत्री रुद्र, गुप्त रास्ते के बारे में चंद देश के लोगों को कैसे जानकारी हुई? रुद्र, राजन, कोई न कोई सुरदेश का ही शख्स है। उज्जवल, जिसे मौत छुप कर देख रही है, ऐसा गद्दार कौन हो सकता है? तब तक रानी सुभद्रा, राजन, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये काम चंद्रा ने किया है, वो यहाँ पर आ चुकी है। उज्जवल, राजन मांडवी की बेटी यहाँ कैसे आ गई? सुभद्रा, सुर उससे प्रेम करता है। उज्जवल, ऐसा सुनने से पहले काश मैं बहरा हो गया होता। सूर्या, हाँ पिताजी, मैं चंदा से बेहद प्रेम करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा प्रेम गलत नहीं हो सकता। उज्जवल, गलत तो मैं हूँ, मैं ही अपने प्रेम के रूप को नहीं समझ पाया। सूर्या, ऐसा मत कहिए पिताजी, एक चरण ही मेरे लिए बंधनीय है। मैं मानता हूँ आपसे सिखाकर मैंने अपने प्रेम का अनादर किया है, लेकिन ये भी सच है कि इन चरणों के आशीर्वाद से ही मेरे प्रेम का महत्व है। इतना कहते हुए सूर्या मायूस होकर सिर झुका लेता है। उसकी मायूसी को देख राजन उज्जवल, सूर्या, जो प्रेम के महत्व को समझता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तुम तो समझदार हो, तुम्हारी बातों ने सिद्ध कर दिया। तब तक सेनापति खडक, सेना तैयार है। उज्जवल, चलिए जल्द से जल्द सूर्यचक्र को हमें हासिल करना है। एक बड़ी सेना के साथ राजन उज्जवल गुप्त रास्ते से बाहर निकलते हैं और थोड़ी ही देर में सूर्य देश और चंद देश की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती है। तभी राजन उज्जवल आगे बढ़ते हुए, मांडवे, अच्छा हुआ तेरे सेनापति ने चोरी करके तेरी अच्छाई बता दी। अच्छा होगा सूर्य चक्र हमें सौंप दे,
वैसे भी चोरों की सेना देख म्यान में रखी तलवार भी मुस्कुरा रही है। मांडवी, तलवार की मुस्कुराहट देखना चाहता है तो सीधी तरह लौट जा, नहीं तो इस महासंग्राम में सबसे पहले तू मारा जाएगा। उज्जवल, इसलिए तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, दिखा मुझे मार के। तत्पश्चात युद्ध की घोषणा हो जाती है। दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ती है और देखते देखते भयंकर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उसी दौरान राजन उज्जवल राजकुमार सूर्या के पास जाते हैं। उज्जवल, सूर्या, किसी तरह आगे बढ़ो, सेनापति वीरभद्र से सूर्य चक्र छीन लो। सूर्या, जी पिताजी। इतना का अनुपम वीरता का परिचय देते हुए राजकुमार सूर्या सेनापति वीरभद्र से सूर्य चक्र छीन लेता है और सेनापति वीरभद्र राजन मांडवी के पास जाते हैं। वीरभद्र, राजन सूर्या के ने अमोघ अस्त्र सूर्य चक्र छीन लिया। मांडवी, विजय की तरफ देखो, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आगे बढ़ो, अपने जीत हासिल करो। आखिरकार महासंग्राम में लाशों का ढेर लग जाता है, फिर भी युद्ध रुकने का नाम नहीं लेता। राजकुमार चंदा लड़ते लड़ते आखिरकार सूर्य देश के सैनिकों द्वारा घेर ले जाती है। ज्यों ही सैनिक राजकुमारी पर वार करते हैं, ये देख राजकुमार सूर्या अपने आप को नहीं रोक पाता, उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और ज्यों ही नजदीक पहुंचता है, राजकुमार के शरीर से निकलने के खून के छींटे राजकुमार पर पड़ता है। ये देख राजकुमार सूर्या अपने ही सैनिकों को मार डालता है। तत्पश्चात राजकुमार चंद्रा को तरफ देख सूर्या, चंद्रा, प्रेम तो ईश्वर का प्रतीक है, लेकिन तुमने इसका अपमान किया है। इसी प्रेम रूपी दर्पण में हम मुस्कुराते हुए नजर आते थे, लेकिन तुमने वही दर्पण खुद तोड़ डाला। आज मैं अपने प्रेम को मरते हुए देख रहा हूँ। तुमने उस प्रेम को मेरा कफन बना दिया। चंद्रा, मैं मानती हूँ, मेरा ही गलती है, से न जाने कितनी जाने चली गई, लेकिन इससे बड़ा सत्य ये है कि दोनों देश एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर अपने ही दिल में उस प्रेम को जला चुके थे, सिर्फ बेजान के भांति जिंदगी जी रहे थे। ऐसे लोग उसी दिन मर गए थे जिस दिन इनका प्रेम मर गया। आखिर मरे हुए को मरने से कौन बचा सकता है? कोई नहीं। यदि इसके बाद भी तुम्हें मुझे गलत समझते हो तो समझो, लेकिन सत्य यही है कि इस दिल में प्रेम का लौ सिर्फ तुम्हारे नाम का जल रहा है। सूर्या, तो बुझा दो उस प्रेम के लौ को जिसने जिसमें मैं खुद जल रहा हूँ। चंद्रा, जब तक सूरज चांद है तब तक संसार में प्रेम का लौ जलता रहेगा। आइए मत भूलो कि इस लौ में बुरे लोग ही जलते हैं। उसी दौरान राजा मंडव की निगाह उन पर पड़ते ही मांडवी, यही समय है राजकुमार को मौत के घाट उतार देने का। इतना कह ज्यों ही तीर राजकुमार की तरफ छोड़ते हैं, राजकुमारी चंद्रा ये देख सामने आ जाती है। तीर बाह में लग जाता है और लहूलुहान हो जाती है। ये देख राजकुमारी सूर्या चंद्रा को अपने बाहों में भर लेता है। ये देख राजन मांडवी, धोखा, मेरे साथ अब कोई नहीं बचेगा। इस भयंकर महासंग्राम में खून की धारा बहकर समुद्र में गिरने लगता है। सदियों पहले समुद्र मंथन के समय अमृत का बूंद इस समुद्र में गिरा गया था, जिससे इसका जल गहरा नीला था, लेकिन रक्त की धारा जाते ही जल अशुद्ध हो गया और सदा शांत रहने वाला समुद्र में उथल पुथल होने लग गया। इसकी ये दशा देख राजन उज्जवल, सेनापति, समुद्र का जल रक्त के कारण अशुद्ध हो गया है, अब पूरा संसार डूब जाएगा, जल्द करो, राजकुमार को बुलाओ। खटक, जी राजन। अपनी सेना को बुरी तरह परास्त होता हुआ देख राजन मांडवी, सेनापति, अब वक्त आ गया है अमोघ अस्त्र चमचक को छोड़ देने का। वीरभद्र, हाँ राजन, हारने से बेहतर है कि रणक्षेत्र में लड़ते हुए मर जाना। तभी मंत्री रुद्र, लेकिन मरने से ज्यादा बेहतर है मरते हुए लोगों को बचा लेना। मांडवी, वक्त ने हमारा साथ देना छोड़ दिया है, अब नाचने और बचाने का समय नहीं रह गया। इस तरह राजन मांडवी चंद्र चक्र को छोड़ देते हैं। ये देख राजन उज्जवल भी सूर्य चक्र को छोड़ देता है और दोनों चक्र आपस में टकरा कर नष्ट हो जाता है। उसी दौरान भयंकर टक्कर से पृथ्वी कांपने लगती है। भयंकर कंपन से नीले रंग की पृथ्वी चितकबरा हो जाती है। उसी दौरान राजकुमारी सूर्या अपने पिता उज्जवल के पास जाता है। सूर्या, पिताजी, सदा शांत रहने वाले समुद्र में इतनी भयंकर लहरें मानो संसार को डुबो देगी। उज्जवल, हाँ बेटा, थोड़ी समय में संसार को समुद्र से उठती हुई भयंकर लहरें डुबोएगी। सिर्फ एक स्थान सुरक्षित है, उस ओक वृक्ष के नीचे एक मायावी स्थान है, तुम चंद्रा को लेकर चले जाओ। सूर्या, नहीं पिताजी, आपको छोड़कर हम नहीं जाएंगे। उज्जवल, तुम्हें जाना होगा, नहीं तो अन्य ग्रहों के भांति पृथ्वी भी सुनसान हो जाएगा
और धीरे-धीरे इस ग्रह की शक्ति भी क्षीण हो जाएगी। अब पुनः जीवन का संचार नहीं होगा। बहुत कम समय है। जाओ बेटा, जल्द ही संसार डूबने वाला है। मैं तुमसे आखिरी विनती करता हूँ, सोचने का वक्त नहीं है, चले जाओ। तुम ही मेरे प्रेम के रूप हो, जिसमें मेरा जीवन छिपा है। जाओ बेटा, इस संसार के एकमात्र रोशनी तुम ही हो। तत्पश्चात राजकुमार सूर्या चंद्रा को अपनी गोदी में ले वहां से भागता हुआ। उसी दौरान राजन मांडू की निगाह उन पर पड़ जाती है और तुरंत धनुष पर तीर चढ़ा छोड़ देते हैं। जाकर सूर्या के पैर में लग जाता है। आखिरकार वही गिर तड़पने लगता है। ये देख राजन उज्जवल, उठो बेटा, आज तुम्हें मित्र को भी जीतना है। तुम्हें इस संसार के रक्षक हो। इतना कह ज्यों ही अपने बेटे के पास पहुंचते हैं त्यों ही एक तीर राजन उज्जवल को लग जाता है। अब बड़ी तेजी से चीखते हैं। ये देख राजकुमार सूर्या, पिताजी, उज्जवल मेरी चिंता मत करो, जाओ बेटा। समुद्र की लहरें बड़ी तेजी से संसार को डुबो रही है। तुम्हारी कामयाबी ही मेरी जिंदगी है। सूर्या, अब देर हो चुकी है। मैं भी अपने आप को मरता हुआ देख रहा हूँ। उज्जवल, पृथ्वी कांप रही है। उसका गोद सूना है। उसकी पुकार सुनो। जाओ उसकी गोदी में। ऐसे हाथ नहीं मानते। आज मृत्यु भी तुम्हारा साथ देगा। जा बेटा। तत्पश्चात राजकुमार सूर्या पुनः साहस कर उठ खड़ा होता है। चंद्रा की गोदी में ले ओक वृक्ष की तरफ भागता है। उसी दौरान समुद्र से उठती हुई भयंकर लहरें सबको डुबो रही थी। आखिरकार राजकुमार अपने मकसद में कामयाब हो वृक्ष के पास पहुंच चमकते हुए लाल पत्तों को तोड़ देता है और त्यों ही ओक वृक्ष फट जाता है और मायावी स्थान उसमें प्रवेश करते ही अलोप हो जाते हैं। आखिरकार संसार समुद्र की भयंकर लहरों में समा जाती है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन ईश्वर के अनुकंपा से संसार को सूर्य और चंद्रा ने बचा, पृथ्वी को शक्ति को कायम रखा और लंबे समय बाद नई जीवन की शुरुआत हुई। आज हम सब इन्हीं के अद्भुत प्रेम के बदौलत है।